अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, कल जैसे कि आप सब जानते हैं बजट पेश हो चुका है। बजट के लिए आप सब जानते हैं कि एक पूरा साल काम होता है, तजावीज़ आती हैं, फिर उनको कंपाइल किया जाता है। एक पूरी टीम जो है वो इसके ऊपर मिलकर काम करती है। बजट को तैयार करने के लिए एक प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड होता है। पिछले 2.5 से पौने 3 साल की अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो इसमें 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है वो तब्दील हो चुके हैं। शौकत तरीन से पहले हमाद अजहर की एक स्ट्रगल है इसमें, फिर हफीज शेख की हम बात करें तो उनकी भी एक स्ट्रगल है, और असद उमर भी। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शौकत तरीन को शानदार बजट पेश करने पे शाबाश दी है। आज का जो हमारा सवाल हमारे पैनलिस्ट से है वो ये है कि क्या बजट पेश करने पर सिर्फ शाबाश शौकत तरीन साहब की बनती है? अपने पैनल्स का तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ सैयद शुएबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। हामिद खान अल मशरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज बड़ाई साहब भी तशरीफ रखते हैं, डिस्कशन में हमारे साथ होंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। डॉक्टर एजाज अहमद कुरैशी साहब, आप एनालिस्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ शौकत तरीन की शाबाश बनती थी? बजट तकरीर अच्छी पढ़ने पे तो यकीनन उनकी शाबाशी बनती है, पढ़ने की हद तक मैं कह रहा हूँ। जी जी। जहां तक ताल्लुक है कि ये बजट, इस इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए हालात किसने साजगार बनाए, तो वो अगर आप जाएं तो फिर वो पूरी मुद्दत मिलती है हफीज शेख साहब को। ठीक है। कि जिन्होंने पिछले 1.5 साल में एक अच्छा एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो हालात जो कि पहला बजट जब आया तो ये कुछ भी देने के काबिल नहीं थे, बिल्कुल सही। असद उमर साहब। फिर दूसरे बजट में भी यही कहा गया कि जी बड़े बुरे हालात हैं, हम कौम को कुछ नहीं दे सकते। सही। उसके बरस ये तीसरा बजट जब आया है, इसके अंदर आज गरीब आदमी को, अमीर आदमी को तो कहते हैं मिला है, लेकिन गरीब आदमी को भी मिला है। बिल्कुल सही। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि जो किसान है उसको 1.5 लाख रुपए फी फसल मिल गया है, बिल्कुल बगैर किसी सूद के, ऐसा ही। जबकि वो पहले यही पैसे सूद से लेता था, किसी अपना इलाके के बंदे से, बिल्कुल ऐसा ही, जो सूदखोर से लेता था, तो वो उसकी जमीन भी गिरवी रखी जाती थी। अब बैंक से 1.5 लाख मिलेगा बगैर किसी उसको सूद के, ट्रैक्टर के लिए 2 लाख और दूसरे सामान के लिए भी 2 लाख। अब ये इस किस्म की चीजें जो डाली गई हैं, क्या ये मुमकिन है कि ये सिर्फ 1 महीने के अंदर बिल्कुल अपना मौजूदा शौकत तरीन साहब ने मुमकिन बनाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हालात साजगार होंगे तो आप देंगे। एग्जैक्टली। हालात साजगार होने का तमाम तर क्रेडिट हफीज शेख साहब को जाता है। सही। हमादर सर आपको भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए आए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जो मौका मिला है 1.5 महीने में एक अच्छी बजट तकरीर बनाने पे, कुछ हालात को जो फायदा उठाया है उन्होंने, तो जो भी फायदा उठाया है शौकत तरीन साहब ने, वो उन हालात का था जो एक बार फिर कहूंगा जो पीछे वाले बना के दे गए। बिल्कुल हालात को इतना साजगार बना गए कि आपने एक अच्छा बजट पेश कर दिया। देखिए 20 लाख रुपए शहर में, अर्बन सिटीज में घर बनाने के लिए, गांव में 5 से 8 लाख रुपए। बिल्कुल सही। मतलब कोई भी छोटी छोटी चीजें आप करती जाएं तो बहुत बेहतरी है बजट में। टाइम टेकिंग चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा वक्त लगा है बनाने में, तो सिर्फ कि ये जो तजावीज हैं ये भी पीछे से आ रही होंगी। बिल्कुल सही, इसका एक तसलसल है, इन्होंने यकीनन नई चीजें ऐड की होंगी। ठीक हो गया। लेकिन ये बड़ी जरूरत, ये अफसोस ये होता है, ठीक हो गया, कि वो बेचारे सेनेट का इलेक्शन क्या आ रहे, सिर्फ शाबाश खिदमत भूल के, सिर्फ शाबाश शौकत तरीन की नहीं बनती। आपका पॉइंट आ गया। हामिद खान मशरकी साहब, एक बात यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव डिस्कस जरूर करना चाहूंगी। हम फॉरेन कंट्रीज की अक्सर मिसाल देते हैं कि जब वहां पर लोग तब्दील हो जाते हैं लेकिन पॉलिसीज उनकी चलती रहती हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की एक मिसाल पहली दफा देखने को आई है कि गो के लोग चेंज हुए हैं, 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन पॉलिसीज वही थी, चलती रही, जिसका नतीजा कल हमने बजट में भी देखा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आपका जवाब चाहूंगी इसमें, क्या शाबाश सिर्फ शौकत तरीन की सुमेरा, जहां तक आप पॉजिटिव चीज की बात कर रही हैं, उसके अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब इस चीज को तसलसल को देखा जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि चूंकि पाकिस्तान IMF
के ज़ेरे असर चल रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के कोई भी वजीर खजाना हो या जो भी मालियाती जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं वो बहरहाल IMF के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। इसी वजह से ना बिजली का टैरिफ को देख लें या बहुत सारी चीजों को देख लें, वहां पर जब रेट्स बढ़ते हैं तो वो सिर्फ IMF के दबाव पर बढ़ते हैं। तो एक हिसाब से वो जो है तसलसल जो है वो अच्छी बात भी है, और दूसरे अंदाज से देखा जाए तो अगर IMF के ज़ेरे असर ये तसलसल है तो ये बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है। एक चीज मैं कहूंगा कि शौकत तरीन साहब ने बजट अच्छा पेश किया है, इससे इनकार नहीं है, और 2 महीने का 1.5 महीने का उनको टाइम मिला, उसके अंदर वट एवर ही कुड परफॉर्म बेस्ट ही डिड इट। बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, बहुत बड़े आप जानते हैं इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब दुनिया सारी उनको जानती है। पिछली हुकूमतों में भी उन्होंने बतौर वजीर और खजाना के खिदमात अंजाम दी। तो इनके लिए बजट बनाना कोई नया काम नहीं था, बजट तैयार करना कोई नया काम नहीं था, उसको रिव्यू करना होता है, उसको उन्होंने किया। हमाद अजहर ने बड़ा उस पर होमवर्क किया हुआ था। मैं हफीज शेख साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, हमाद अजहर को भी करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि अभी भी इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें थी जिसकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। इसके अंदर सबसे अहम बात जो बार बार मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर कर रहा हूँ वो सरकारी मुलाजमीन में तनख्वाहों के इजाफे की बात है। 10% तनख्वाहों में इजाफा इनफ नहीं है, उसके अंदर साथ ही हाउस रेंट की मद में 8% कटौती भी कर दी जाएगी। तो एक्चुअल बेसिक सैलरी से जो इजाफा है वो 4 से 5% रह जाएगा। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन अब शौकत तरीन साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं इसे नहीं कहता, लेकिन खाली उनको अप्रिशिएट करने में मेरा जवाब नहीं में है। ठीक है, बिल्कुल सही होगा जी। फयाज साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मासूम कौम है हमारी, और ये समझते हैं कि जो कीकर का दरख्त होता है ना वहाँ से मैंगो आ जाएंगे। जो इन्होंने अभी शौकत तरीन साहब ने बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का जो बुनियादी मसला है वो आबादी का है। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो आबादी जो बेहंगम बढ़ रही है और आबादी की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में, उनका हमेशा जिक्र करते थे। मुझे इस बजट में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई कि आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से, आबादी को रोकने के हवाले से, इसकी स्मूथ रहने के हवाले से अभी तक इस बजट में कोई ख़ास चीज़ नहीं आई। मेरा ख्याल है कि बजट बहुत अच्छा होता अगर उनकी जो माशी टीम है वो इस मसले की ज़रूर तवज्जो देती और इसके हवाले से कुछ बजट रखती या कुछ इक़दाम तजवीज़ करती। ठीक है। दूसरा, उन्होंने लोन दिए हैं लोगों को। देखिए, ये हर गवर्नमेंट लोन देती है जी, काश्तकारों को लोन दे रहे हैं, हम नौजवानों को लोन दें। कर्जा जो है ना, कर्जा किसी मसले का हल नहीं। आप कर्जे को तकसीम करें कि 100 में से 2 बंदे होंगे जो कर्जा लेकर कोई कारोबार शुरू कर सके, जो कर्जा लेकर कामयाब हो। लेकिन सर अब तो चीजें बहुत आसान कर दी ना, इंटरेस्ट फ्री भी कर दिया उसको। कुछ कर्जा जो है ये हमेशा मजीद आसान कर दी, वो अलग बात है। कर्जा मिलने के बाद कर्जे को यूटिलाइज करना, आप देख लें, पूरी जिंदगी का तजर्बा देख लें, कर्जा लेने के बाद 100 में से 90 बंदे ऐसे होंगे जिनके कर्जे में इजाफा होगा। ये हमारी मेंटल कैपेसिटी बन गया, हम कहते हैं मिल गया ना, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो टैक्स कलेक्शन देखते हैं कि टैक्स उन्होंने लगाए हैं कि टैक्स कलेक्ट किस तरह करते हैं। इतनी आपको पता है हमारी कौम बड़ी हुनरमंद है, यानी हुनरमंद के कहते हैं कि दुनिया में जिस मुल्क के पास हुनरमंद हो उसको किसी चीज की कमी नहीं। बिल्कुल सही। ये करप्शन के हुनर जानते हैं, दिल कोर से करप्शन कैसे की जाती है जानते हैं। तो ये टैक्स कलेक्शन के हवाले से पिछले दिनों लाहौर में एक जो मार्केट थी उसको आग लग गई। तो मेरे वहाँ जानने वाले अफसर लगे, तो वो कहते हैं जब उसके बाद लोग आए कि जी हमारा ये जो नुकसान हुआ है इसको देखना है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई ले आए। तो हर दुकानदार ने ये शो किया कि मेरा 50 करोड़ का सामान था, मेरा 1 अरब का, 2 अरब का। उन्होंने कहा ठीक है लेते आओ, जरूर मिलेगा, आपका हक बनता है। तो बाद में वो कहते हैं कि हमने FBR से पूछा कि इनका टैक्स कितना बनता है, तो किसी ने बताया कि मेरी दुकान में 5 लाख माल था, 10 लाख का माल था। तो ये बड़ी हुनरमंद करप्ट कौम है, ठीक है ना। तो सवाल पे मैं समझता हूँ कि इस कौम से इस बजट में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस कौम को बड़ी खूबसूरती से बेवकूफ बनाने पर शौकत तरीन को शाबाश मिलनी चाहिए। सही है। प्रोफेसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? Well, I would first of all thank you for the opportunity to be your guest, and मैं अपने intellectual friends मेरे साथ तो लेफ्ट में बैठे हुए हैं, I will disagree with some of them कि मैं अगर इसको देखूं और कंपेयर करूं प्रीवियस बजट्स के साथ तो मेरा ख्याल इट इज़ वेरी पीपल फ्रेंडली बजट। सही। और अगर आप
नीचे से शुरू करें और ऊपर चलते जाएं, लेट्स से स्पोर्ट्स स्टाफ मिनिमम वेज पे आ जाएं, उसको उन्होंने एक बिग जंप दिया है 15,000 से 20,000 तक नेशन वाइड, ऐसा ही है। और वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे नहीं, इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवेयर इन द कंट्री। ठीक हो गया कि मिनिमम 20,000 से नहीं आगे चल सकता। फिर उसके बाद अगर आप देखें मॉर्टगेज का कल्चर पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट करता था। अब मुझे याद है कि जब हमने फर्स्ट घर परचेज किया स्टेट्स में तो $5,000 दे के हमने एक घर ले लिया वहाँ। सही। तो मीन आप 5% 10% है मिनिमम दे के आप मूव हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो वो आपकी अपनी एक वेल्थ जनरेट होना शुरू हो जाती है फ्रॉम दैट डे। 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसमें उसकी कितनी वैल्यू बढ़ती है, वो आप जो रेंट पे कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको गेन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक मीन वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव है। तो इसी तरह फिर डिफरेंट रीजन्स के लिए उन्होंने फंड एलोकेट किए, कराची सिटी के लिए है, केपी के लिए है, इस तरह डिफरेंट। अब उनमें क्या होगा, वो डेवलपमेंट फंड है बेसिकली, जब चीज़ें बनेंगी वहाँ तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों को प्रॉस्पेरिटी लेवल अप होगा। थैंक यू सर, मैं बस आपका सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि क्या बजट पेश करने पर सिर्फ शाबाश शौकत तरीन साहब की बनती है या पीछे जो उनकी टीम थी उनको भी शाबाश मिलनी चाहिए थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, यस शाबाश बनती है इनको भी और इनकी टीम, सिर्फ अकेली इनकी शाबाश हाँ, नहीं बनती, नॉट ओनली है। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। सर दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। नादिन, आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं डिफरेंट चैनल पर रेटिंग गेन करने के लिए, निजी चैनल की बात कर रहे हैं हम, रेटिंग गेन करने के लिए डिफरेंट स्टंट्स किए जाते हैं। इसकी ताजा तरीन मिसाल जो है वो अभी एक निजी चैनल पे हमने देखा कि कादिर खान मंदोखेल और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के माबैन एक हम देखते हैं कि एक लड़ाई होती है और फिर थप्पड़ रसीद कर दिया जाता है और फिर उतना सा चंक, क्योंकि ये ऑन स्क्रीन कुछ नहीं हो रहा होता, ये ड्यूरिंग ब्रेक या प्रोग्राम खत्म होने के बाद का ये सीन है जो उस चैनल ने उस चंक को उठाया और फिर उसको वायरल कर दिया ताकि रेटिंग गेन हो सके। इसी तरह से मॉर्निंग शोज में भी हम देखते हैं कि हमारी बड़ी फेमस होस्ट है, मॉर्निंग शो होस्ट है, उन्होंने भी बहुत सारे स्टंट्स किए हैं, स्पेशली अगर हम ये शादियों के हवाले से देखें, रिश्ते के हवाले से देखें, जिसमें लड़कियों की इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है। इस तरह की और बड़ी फजूल किस्म की डिबेट भी की जाती है। आज का जो हमारा सवाल है जो हमारे पैनल के सामने हम रखेंगे कि क्या रेटिंग के लिए चैनल्स जो है वो कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी का मतलब कुछ भी, शुएब साहब। पता नहीं कुछ भी से मुराद क्या है, कुछ भी बहुत बड़ा ही वसीम मफ़हूम है, कुछ भी तो कहीं भी चला जाएगा। 2-3 एग्जांपल्स तो मैंने दे दी है आपको। ठीक है आपकी बात, वो कुछ भी से तो आगे बढ़ भी सकते हैं, इससे कहीं भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ बहरहाल एक इस्लामी मुल्क है और हम यूरोप में कहीं नहीं बैठे, लेकिन हमें मिसालें वहाँ की भी देनी चाहिए। वहाँ भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल सही। इस तरह से वो बेवकूफ नहीं बनाते अपनी पब्लिक को, या शायद वहाँ की पब्लिक भी बेवकूफ नहीं बन सकती। हम जो ये करते हैं, हमने ये समझा है कि हम जिनको बेवकूफ बना रहे हैं वो बेवकूफ बन जाएंगे। सही। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी समझदार हो गया। सोशल मीडिया पे सुबह से शाम तक इतना कुछ डाला जाता है कि लोगों को भी ये समझ आ गया है कि ये क्या खुद किया जाता है, कैसे खुद बनाया जाता है। ठीक है। अभी आपने पीछे देखा हुआ कि लड़का चला आ रहा था, पीछे से ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन ने उसको उड़ा के फेंका, वो मर गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये उसका इख्तिताम था जो एक वो स्टंट बनाने की कोशिश कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अब किसी दिन हमारे यहाँ जो था, अगर ये जो चंक जो ताजा चला है, इसमें अगर अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब जवाब में थप्पड़ रसीद कर देते तो मुझे बताएं फिर क्या होता? बिल्कुल सही। फिर एक नई बहस शुरू हो जानी थी कि मर्द ने औरत को क्यों मारा, थप्पड़ बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, औरत है उसने तो मार दिया था तो आप तो बर्दाश्त करते। ये चीजें कंट्रोल में रखनी होंगी और ये जिम्मेदारी बनती है एंकर की, आपकी। बिल्कुल। कि अगर हम यहाँ जो 4 शख्स अफराद बैठे हैं, अगर किसी पॉइंट पे जाके हमारी आपस के अंदर तलखी हो जाती है तो उसको आप मॉडरेट करने के लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल आप कर सकती हैं। या जो मैं दरम्यान में बैठा हूँ, अगर मैं 2 बंदों के दरम्यान हो रही है, मैं बीच में बैठा हूँ, तो मेरा भी बहसियत है, इंसान बहसियत फर्द वो है, लेकिन चक्कर में रेटिंग आ जाता है। लेकिन जो कुछ दिखाया जा रहा है ये गलत है, इसको रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही होगा जी। आप क्या कहेंगे हामिद खान साहब? मेरा देखें बात ये है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद मीडिया है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी 15 साल है। ठीक है, मीडिया पूरी दुनिया में 50 साल से आज़ाद है। सही। सब जगह पे, हर जगह पर 50-50, 100-100, 200 चैनल्स हैं। इंग्लैंड के अंदर 1000 से ज़्यादा चैनल्स हैं, अमेरिका के अंदर 10,000 से ज़्यादा चैनल्स हैं।
ऑल टुगेदर। बात यह है कि हम हर चीज में एक इर्तिकाई दौर से गुजर रहे हैं। वी आर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इवन इन मीडिया। इसी तरह आपने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया मॉडरेटर का। ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है, कोई भी जो को होस्ट होता है, एंकर पर्सन होता है, उसका काम बीइंग मॉडरेटर शो को अच्छे तरीके से कंडक्ट करना होता है। बदकिस्मती से अगर आप देखें उस जिस शो का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जिस अंदाज में मौसूफ जावेद चौधरी साहब खड़े हैं, मुझे कई क्लिप्स भेजे कि जिसमें उन्होंने रिंग बना के तो WWF के रेफरी के तौर पर उनको खड़ा किया हुआ। ये एक एक्चुअल पिक्चर बन गई थी जो ऐसे लग रहा था जैसे कोई रिंग में फाइट करवाई जा रही है। उसके बाद अब पैमरा का एक्टिव होना, हरकत में आना बहुत जरूरी है। कानून ये कहता है कि लाइव कंटेंट के ऊपर और तरह के चार्जेस हैं, लाइव कंटेंट के ऊपर जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स पे चार्जेस आते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड कंटेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इदारा जिम्मेदार होता है। रिकॉर्डेड कंटेंट पे यही इख्तियार होता है इदारे का कि उसने क्या कंटेंट चलाना है, क्या नहीं चलाना। तमाम जो पैमरा की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक वो तमाम मवाद, वो तमाम मटेरियल जिसके अंदर सोशली आप समझें कि डिसबैलेंस आए, सोशली अनएथिकली, और उसके अलावा जिस तरह आप कहते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये तो इस तरह का कंटेंट और स्टंट आने लग गए हैं जिससे आप मतलब एक टॉक शो को भी आपने बच्चों के साथ देखने या फैमिली के साथ देखने वाला शो नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही। इस वजह से जरूरी है कि ना सिर्फ पैमरा ज्यादा एक्टिव हो, इसके साथ साथ मैं बार बार एक दो जगह कह चुका हूं कि तमाम चैनल्स को इस रेटिंग की दौड़ और जंग से बाहर आना है और बैठकर खुद अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, अपना एक बनाएं, एक सोशल और एथिक जिम्मेदारी समझे। और इसके बिना आप मैं बताऊं जो लोग हैं वो चैनल देखना ही छोड़ देंगे। हम सब कुछ भी कर सकते हैं रेटिंग के लिए चैनल्स? अभी तक तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फयाज साहब, आप क्या कहेंगे? हम अक्सर सोशल मीडिया की भी बात करते हैं। अब सोशल मीडिया के जो चैनल्स बन गए हैं उसमें तो खास तौर पे कंटेंट और अल्फाज जो है उसका वही चुनाव किया जाता है, थंबनेल लगाए जाते हैं ताकि उसको देख के तो वो उसको पढ़े, सिर्फ रेटिंग के चक्कर में। यही कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हो रहा है, तो क्या कुछ भी कर सकते हैं चैनल्स? हमारा एक दौर गुजर गया है कि एक फिल्म बनी थी जिसमें एक हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मारा था। तो हीरो ने एक बड़ा मुकालमा मशहूर हुआ था कि साहब आपके थप्पड़ से नहीं, आपके प्यार से डर लगता। तो ये मैडम ने जो थप्पड़ मारा ना, अब लगता है कि मैडम आपके प्यार से नहीं, आपके थप्पड़ से डर लगता। ठीक है, ये जो ये कह रहे हैं ना कि इसमें किसका कसूर है, कसूर अवाम का है। लोग भी, हमारी कौम का कोई हाल नहीं, छोड़ दे किनके हमारा वास्ता पड़ा, हम सब उसमें शामिल हैं। मजे लेने वाली कौम है, सबसे ज्यादा लोगों ने इसको एंजॉय किया है। और आप देखें सुबह मैंने भी अपने दोस्त को किया, अगले दोस्त ने तीसरे को किया, और पूरे मुल्क में उन्होंने अपना समझा कि ये फर्ज है। मेरे ख्याल में जिन्होंने शो किया उनका यकीनन एक जुर्म है और गलत बात की है, लेकिन उन्होंने एक जुर्म किया, उनको उनकी जगह पे रोकना चाहिए। हमने भी बड़ा जुर्म किया, आवाम ने भी, और वो लोग जो हम कहते हैं ना कि हम बड़ी एथिकल चीजों को देख रहे हैं, जी। बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग भी मजे ले लेकर सुनाते हैं, यार देखा है तुमने कैसा थप्पड़ पड़ा है, यार फलां चीज देखी है, फेसबुक भरी होती है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं और वही क्लिप, दादा जान भी पोती से चुप कर देख रहे होते हैं कि ये क्या मजे ले रहे हैं। तो कौम हमारी का बड़ा मजाज है कि बड़े रंगीन मजाज लोग हैं, हम छोड़ दें हमारी बातें। तो हम इन लोगों को खुद ही तो हम इनकरेज कर रहे हैं। वो बेवकूफ थे, उनको पता है कि लोग पसंद करते हैं, मिलियंस में ट्रिलियंस में लोग आ जाएंगे, तो जाहिर है वो जब पब्लिक की डिमांड है तो ये मैं आपको बताऊं कि हर बंदे ने इसको एंजॉय किया, हर बंदे ने, चलो अच्छी बात है, परेशानी के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में लोगों ने कुछ तो अच्छी खबर देखी है। मैं क्या समझता हूँ कि मीडिया को इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इन बेवकूफों से जितना भी फायदा उठाएं उठाना चाहिए उनको। लोग खुश होते हैं इनकी खुशी से, इनकी बेवकूफी से फायदा उठाएं। कुछ भी कर सकते हैं रेटिंग के लिए। जी बिल्कुल करना चाहिए उनको। प्रोफेसर साहब क्या कहना चाहेंगे? Well, I think it is very unfortunate कि जो हमने देखा, it should not have happened. In simple words, it's like promoting violence in the society. अब जब वो पिक्चर देखी थी मैंने, मेरा इंप्रेशन कुछ और था, लेकिन जब मैंने पूरे क्लिप को सुना तो my sympathies are with डॉक्टर फिरदौस आयशा खान कि उनको इतना पुश कर दिया गया था एक कॉर्नर में कि she had no other option but to for her defense to come up to that level. अब एक बंदा, कॉमन सेंस है कि अगर आप किसी
पे कोई लेट्स से यू आर एक्यूजिंग समबॉडी फॉर समथिंग, गिव हर द एविडेंस। अब वो ये बार बार कह रही थी मुझे प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो। अब अगर एक बंदा चैनल में आ रहा है, कोई एटलीस्ट वो पढ़ के आए, अपने डॉक्यूमेंट लेके आए, वो न्यूज़पेपर्स की कटिंग लेके आता और उनको कैमरे पे दिखाता कि मैम ये मेरे पास एविडेंस है, अब आप इनको रिजेक्ट करें। अगर आप कहती हैं कि ये फेक न्यूज़ है, आप न्यूज़पेपर पे लॉसूट फाइल करें, उसको भी साबित करें। अब वो नहीं उन्होंने किया। अब वो बार बार उसी तरह वो एक 10 ईयर ओल्ड किड की तरह रोता रहा कि जी आपने ये किया, आप फ्रॉड किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड किया, लेकिन एविडेंस कोई नहीं है। अब कितनी देर तक एक बंदा जो है वो कंटिन्यूअसली सुन सकता है। It was unfortunate, I mean she should not have come up to that level, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि वो एक इतना पुश कर दिया गया था, she had no other option, बिल्कुल सही, कि उसको शट अप कॉल देनी जरूरत थी। लेकिन सर ये बात फिर वही है ना कि चैनल को ऑन एयर करना चाहिए था या नहीं, बात तो यही है ना कि चैनल कुछ भी कर सकते हैं रेटिंग्स के लिए। वो तो आपने कहा ना कि ये इंसिडेंट हुआ भी ब्रेक में है, तो वो तो फिर बिल्कुल बात वही है ना कि उन्होंने अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखा, उन्होंने ब्रेक में थप्पड़ मारा, जो कुछ भी किया उन्होंने सामने नहीं मारा। चलिए आपका भी जवाब आ गया कि चैनल्स कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजाओं के खिलाफ अपील दायर की कि उनकी सजाओं को माफ किया जाए। वो अपील समाअत के लिए मंजूर हो गई है। सवाल जो हमारे पैनलिस्ट से है वो यही है कि क्या नून लीग को भी रिलीफ मिलने जा रहा है शुएब साहब? अगर रिलीफ मिलता है तो बड़ी ज्यादती होगी। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में किसी को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है आपका एक पूरे सिस्टम को चीट करना, टैक्स एविजन करना, और वो पैसे जो आपने चुराए हैं उनको दूसरे तरीके से लाकर दोबारा अपनी वेल्थ में कानूनी तौर से शामिल कर लेना। ठीक है, ये अगर कोई करता है तो वो पूरे मुल्क के साथ, आवाम के साथ, सिस्टम के साथ ज्यादती करता है, चोरी करता है। मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि नैब मुसलसल अपना केस लड़ी कि इन्होंने ये पैसे चोरी किए, ये पैसे चोरी किए, और टीवी के ऊपर आके शहजाद अकबर साहब और दूसरे साहिबान जो हैं वो इतने बड़े किताबें लोग उठा के लाते हैं कि ये देखना चाहिए 405 से सफे पे लिखा हुआ है। यार वो तुम्हारे 400 सफे पे लिखा हुआ है तो अदालत में तुम क्यों नहीं पेश करते? बिल्कुल, वहां तुम्हारे वकील इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? ये नौबत क्यों आती है कि अभी वो अदालत में एक तो एक और बड़ा मसला है कि आज मेरा वकील बीमार है, वो नहीं आ सका। आज मेरा वकील सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है तो खसूसी अदालत तो बहुत छोटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की हाजिरी जरूरी है, वो वहां गया हुआ है। आज मेरा वकील हाई कोर्ट गया हुआ है, वो पेश नहीं हो सकता। ये टाइम जो चलता है ना, ये टाइम आगे चलता चला जाता है। और ये आपको सबसे अच्छा इस पाकिस्तान में किसी ने इसका इस्तेमाल किया था वो जरदारी साहब थे। बिल्कुल सही। और नवाज शरीफ साहब भी थी, फैमिली थी, कि जो पिछले इनके केसेस बने थे 90s के, वो सारे आके 2008 में फिर 2013 में दोनों ने खत्म कर लिए सारे केस। बिल्कुल सही। ये देखे ना कि हमारे यहाँ तो सजा का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। मुझे इन अपीलों पे एतराज ये है कि आप पहले छोटी अदालत में जाएं, फिर सेशन में जाएं, फिर हाई कोर्ट में जाएं, फिर डबल बेंच में जाएं, फिर फुल बेंच में जाएं, वहां से फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कभी तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही। ये कोई सिस्टम होना चाहिए कि अगर किसी ने गलत किया इसको सजा मिलनी चाहिए। अपील 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 अपील, कितनी अपीलें हम सुनेंगे? हम तो इसी उम्मीद में रहते हैं अच्छा चोर है चलो उनसे पकड़ा जाएगा, फिर वो आगे अपील कर देता है, रिलीफ मिलने जा रहा है, अपील। मुझे जो नजर आ रहा है कि जिस तरह नैब पीछे जा रही है, ये तो फिर रिलीफ देने की तरफ जा रही है, रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे? हम समझ सब मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के पास अब 2 साल हैं अगले इलेक्शन के लिए। बात अब वो कर रहे हैं जी कि हम अगले 5 साल भी रहेंगे, हम पॉलिसीज जो हैं वो 7 साल को जहन में रख के बना रहे हैं। सही। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो किसी भी सूरत ना तो इमरान खान साहब ना ही पीटीआई अफोर्ड कर सकती है कोई भी रिलीफ देना, खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज को। ठीक है। इसके अंदर मरियम बीबी के केसेस भी शामिल हैं, नवाज शरीफ साहब के भी केसेस शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी केसेस शामिल हैं, हमजा शहबाज के भी, और सारी फैमिली के केसेस शामिल हैं। बिल्कुल सही है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब बार बार ये बात कह चुके हैं कि प्रोसिक्यूशन और नैब की जो नाअहली है वो हुकूमत की नाअहली लग रही है और हुकूमत के ऊपर वो दबाव का बायस बन रही है। और उन्होंने खुद भी 1-2 इंटरव्यूज में नैब से इस तरह ढके छुपे अल्फाज में शिकवा भी किया है। ठीक है। देखें मैंने मतलब एज ए ज्यूरिस्ट भी सर्व किया हुआ है, मैं प्रोसीजर को भी समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं
या एनीथिंग टू डू विद टैक्स एवेजन होता है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एविडेंस प्रोवाइड। एग्जैक्टली, एविडेंस फ्रॉम द प्रोसिक्यूटर। अब ये हुआ कि हमने हमजा शहबाज साहब को 20 महीने जेल में रखा और उसके बाद अदालत ने कहा जी कि आपने अभी तक इन पे फर्द जुर्म नहीं आयद की। बिल्कुल सही। इसकी वजह ये कि आप पूरी तरह साबित नहीं कर सके केस। इसी तरह मरियम नवाज के जिन केसेस में उनके खिलाफ फैसला आ भी गया, अब वो उन पर भी अपील इसीलिए कर रही हैं। अदालत के पास एक बुनियादी नुक्ता है कि नवाज शरीफ साहब की अपील नहीं सुनी जा सकती क्योंकि वो एब्सकॉन्डर करार दे दिए गए हैं। ठीक है जी, मरियम नवाज जो हैं वो उस केस में शरीक मुजरिम है, इसलिए उनकी अपील की जो ग्राउंड है वो कमजोर हो जाती है। सही। इस सारी सूरत हाल में अगर अदालत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपीलों का इख्तियार दे रही है, अपील सुनने का काबिल समाअत करार दे रही है, तो मेरा ख्याल है कि रिलीफ का कंक्लूजन निकालना अभी टू अर्ली है। ये किसी भी तरह नून लीग के लिए रिलीफ नहीं है, बल्कि हो सकता है कि यही बाद में अपीलें नून लीग के गले खिलाफ चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब आ गया जी। फयाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, रिलीफ मिल रहा है या नहीं? तो मेरा बड़े अफसोस की बात है कि हमारी कौम किस तरफ चल पड़ी है, हमारा मजाज कैसा हो गया। हम क्या सोच रहे हैं और क्या बैठते हैं तो क्या बहस करते हैं कि नून लीग को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, पार्टी को रिलीफ मिल रहा है। हालांकि बात तो ये होनी चाहिए कि उनको इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात तो इंसाफ की होनी चाहिए। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है और वो साबित नहीं हो रहे तो उसको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन हमारा ज़हन बन गया, पूरी कौम का हमारी सोच डेवलप हो गई है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे और वो अदालत में थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला तो हम लफ्ज़ रिलीफ इस्तेमाल करना है कि इसकी तो NRO मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि खान साहब को भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि मैं NRO नहीं दूंगा। आप कौन होते हैं NRO ना देने वाले? भाई ये तो अदालतों का काम है। अगर किसी ने जुर्म किया है, क्राइम किया है, कि मियाँ साहब की जिस तरह अभी उन्होंने आलमशी साहब ने कहा कि वो अदालत ने कहा कि हम नहीं सुन सकते, तो जो कानून देख रहा है, अदालत देख रही है, नैब देख रहा है, जो बुक देख रही है लॉ की, उसमें जो आ रहा है अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी ने गुनाह किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये तो बहस मेरे ख्याल में, आप देखिए वफाकी वजीर भी यही बयान देते हैं कि हम तो बिल्कुल रिलीफ नहीं दे रहे। कि आप रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? आपके हाथ में रिलीफ देना है। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जिसके लिए खान साहब ने तहरीक इंसाफ नाम से पार्टी बनाई। उनको तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए और अपने तर्जुमानों को भी मना करना चाहिए कि रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। लोगों को इंसाफ इस मुल्क में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए आप इसी का जवाब दे दीजिए साहब, इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि इंसाफ मिल रहा है लोगों को और मिलेगा। इंसाफ को ज्यादा रोका नहीं जा सकता। अगर हम इसको रिलीफ कहें तो रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? रिलीफ का जहाँ तक तल्लक है कि अगर स्पेशली पूछे कि नून लीग को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल में नून लीग को अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जी प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा ख्याल है कि आई वुड एग्री विद फयाज साहब कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स जस्टिस पे जाती है, रिलीफ पे नहीं जाती। Exactly. और अगर वो ये रिलीफ दे रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल हर छोटे बड़े को रिलीफ मिलना चाहिए कोर्ट से। फिर सिर्फ एक पार्टी को, एक फैमिली को ना देखें, वो जितने भी लॉ सूट्स जिनके चल रहे हैं उन सबको रिलीफ दे ऑन ब्लैंकेट बेसिस पे। सही। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है हमारे यहाँ कि इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जो होते हैं उनको कुछ मिल जाता है, लेकिन एक कमजोर तबका नॉट सो प्रिविलेज्ड है उनको कुछ नहीं मिलता। सही। आप देखें कि इनकॉम्पिटेंस ऑफ नैब इन पाकिस्तान के वो एक प्रोफेसर को उठाती है, प्रोफेसर मुजाहिद कामरान को 29 दिन रखा अपने वो टॉर्चर सेल में, तो उन्हें कहूँगा। फिर प्रोफेसर अकरम चौधरी को 1.5 साल तक रखा, बिल्कुल, और आखिर पे मिला कुछ भी नहीं है। और देयर आर मैनी केसेस, मैनी एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट कि ये 2-2 साल तक लोगों को कस्टडी में रखते हैं एंड दे आर टोटली फेल टू प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट देम। बिल्कुल सही। और अब उनकी लाइफ का जो 2 साल वेस्ट हो गए उसको कौन पे करेगा? बिल्कुल। जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर उनको दे हैव बीन फेसिंग, अब उसकी कंपनसेशन क्या होगा? तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम में एक लॉ सूट की ऑप्शन होनी चाहिए, जो अदर पार्टी होती है, कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह अपनी पावर को मिसयूज करता है, दे मस्ट पे द प्राइस फॉर दैट। बिल्कुल सही। तो अगर इनको रिलीफ मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि द अदर पार्टी, जो नैब होगी या कोई और पुलिस डिपार्टमेंट, दे फेल टू प्रोवाइड एविडेंसेस एंड दे फेल टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट दे आर क्रिमिनल। सर्कमस्टांसेस को देख के लग रहा है रिलीफ मिल रहा है, हाँ या ना? यस, ठीक है, और मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका भी जवाब आ गया।
आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शोहबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फयाज बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हामिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एजाज अहमद कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी डिस्कशन रही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।